मेरा नाम वसंत है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपनी माँ का इकलौता जवान बेटा हूँ। मैं कई दिनों से एक घर की ताक में था। मुझे पता चला था कि कुछ दिनों बाद उस घर में शादी होने वाली है। और यह सच है कि जिस घर में शादी हो रही होती है वहाँ काफ़ी रुपए पैसा होता है। यही वजह थी कि मैं हर समय उस घर के आसपास मंडराता रहता था। वह घर छोटा नहीं था बल्कि देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता था। यकीनन उस घर में रहने वाले लोग बहुत पैसे वाले थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस घर में ज़रूर चोरी करने जाऊंगा, लेकिन दरवाजे पर खड़े गार्ड को देखकर थोड़ा मुश्किल लगता था। उन गार्ड के हाथों में बंदूकें होती हैं। उन्हें देखकर ही मेरा दिमाग एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। क्या मुझे उस घर में जाना चाहिए? क्या वहाँ जाना मेरे लिए सुरक्षित होगा? लेकिन अगर वहाँ चला गया और पकड़ा गया तो वह गार्ड मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर उन लोगों ने मुझे कुछ कर दिया तो मेरी माँ का क्या होगा? मेरी माँ बहुत बूढ़ी है, वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। फिर भी रिस्क लेना ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं था। मैं चोरी ही करता था और मैं इस घर में घुसना चाहता था। इसलिए मैंने खुद को पूरी तरह तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने एक प्लान बनाई थी। मैंने फैसला किया था कि जिस दिन बारात आएगी उसी दिन मैं उस घर में जाऊंगा। उस समय सब लोग अपने अपने में मस्त होंगे और किसी को यह एहसास भी नहीं होगा कि मैं एक चोर के रूप में घर में घुसा हूँ। मैं अपनी पूरी तैयारी में था। मुझे अब बारात का दिन का इंतज़ार था। समय धीरे धीरे गुजर रहा था और बारात का दिन भी आखिरकार आ गया। मैं एक नौकर बनकर घर के अंदर गया। मैंने अपने आप का ऐसा हुलिया बना लिया ताकि लोग मुझे यह समझे कि मैं एक केटर हूँ। गार्ड ने एक बार भी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। हर तरफ खुशी का माहौल था। मेरी तेज नज़रें हर तरफ घूम रही थी। मैं किसी भी तरह उस असली जगह तक पहुँचना चाहता था जहाँ से मुझे ढेर सारा पैसा और सोना मिल सके। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था अचानक से औरतों के बीच से आवाज़ आई, दुल्हन वालों ने तो लड़की को पूरे सोने से सजा दिया है। अरे देखा तुमने, लड़की ने कितना सोना पहन रखा है। लड़के वालों की तो चांदी हो गई है। यह सुनकर मेरे कदम वहीं ठहर गए। अब मुझे असली निशाना मिल गया था। मुझे दुल्हन तक पहुंचना था, लेकिन यह बेहद मुश्किल काम था। घर में रस्में शुरू हो गई। मैं एक कोने में खड़ा होकर रस्मों के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं दुल्हन का कमरा देख आऊं। कमरे तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल होगा या आसान, यही सोचते हुए मैंने दुल्हन के कमरे की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन एक पल के लिए मैं सोचने लगा, अगर किसी ने मेरी तरफ ध्यान दे दिया तो यह मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो सकती थी। मैं लगातार मन ही मन दुआ कर रहा था कि मामला ज़्यादा बिगड़े नहीं। जब मैं दुल्हन के कमरे के पास पहुंचा तो वहाँ कुछ लड़कियां हंसी मजाक कर रही थीं। मैंने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था और कोई मेरी ओर ख़ास ध्यान नहीं दे रहा था। सभी अपनी मस्तियों में व्यस्त थे। मैंने तुरंत अपनी आवाज़ बदलकर कहा, नीचे रस्म शुरू हो गई है, सब लोग आपको बुला रहे हैं। सभी लड़कियों ने मेरी ओर देखा और हंसती खिलखिलाती मेरे पास से गुजरते हुए नीचे चली गई। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने जल्दी से अपना मास्क नीचे किया और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। कमरे में चारों ओर गुलाब की हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी। कमरा बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। मैं यह सब देखकर खुश हो गया। इतनी सुंदर सजावट देखकर मेरी निगाहें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे मन में ख्याल आया, काश आज मेरी शादी होती और मैं किसी सुंदर लड़की के साथ यह रात बिताता। लेकिन तभी मुझे अपने असली मकसद का ध्यान आया और मैंने फ़ौरन अपना सर झटक दिया था। मैं खामोशी से पूरे कमरे का जायज़ा ले रहा था, कहाँ मुझे छिपना है और लड़के के आने से पहले ही लड़की को लूटकर खिड़की के ज़रिए निकलना है। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे कदमों की आहट सुनाई दी थी। मैं फ़ौरन पर्दे के पीछे छिप गया था। कमरे में बहुत महंगे और गहरे पर्दे लगे हुए थे, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था और चंद जवान लड़कियां कमरे में खिलखिलाती हुई दाखिल हुई थी। उनके साथ ही दुल्हन भी मौजूद थी। कमरे में एकदम खुशबू सी फैल गई थी। मैं बहुत मुश्किल से अपनी सांस रोककर खड़ा हुआ था। अब मैं सोच रहा था कि मैंने पर्दे के पीछे छुपकर बहुत बड़ा गलती किया है। मुझे बाथरूम में छुपना चाहिए था, लेकिन कमरे को देखने में मैं इस कदर मगन हो गया था कि मेरा ध्यान ही नहीं इस तरफ से हट गया था। लड़कियां काफ़ी देर तक दुल्हन के पास बैठकर बातें करती रहीं और फिर कमरे से बाहर चली गईं। उन सब के जाते ही मैंने सुकून की सांस ली और अपने हाथ में रुमाल थाम लिया था जिसमें नशे वाली चीज़ थी। मेरा इरादा इस रुमाल की मदद से दुल्हन को बेहोश करने का था और फिर लौट कर भाग जाने का था। लेकिन मैं नहीं जानता था
कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। आज मैं अपनी जात से किसी लड़की की ज़िंदगी को तबाह करने वाला हूँ। मुझे एक बार भी उस लड़की पर रहम नहीं आया था। मैंने पर्दा हटाया तो वह लड़की अभी तक सर झुकाकर बैठी हुई थी। उसने घूंघट ओढ़ रखा था। मैं खामोशी से चलता हुआ उसके करीब आ गया था कि तभी वह अचानक से अपना सर उठाई। शायद उसे एक पल के लिए लगा कि उसका पति उसके कमरे में आया है, इसलिए उसने दोबारा अपना सर झुका लिया और उसने मुझे नहीं देखा। पता नहीं मुझे उस दुल्हन को देखकर क्या हो गया था कि मैंने उसके सर से घूंघट उठाया था और जैसे ही मेरी नज़र उसके खूबसूरत चांद जैसे चेहरे पर गई तो मैं अपनी जगह पर दंग रह गया था। उसके हसीन चेहरे से मेरी नज़र ही नहीं हट पा रहा था। मेरी उम्र 25 साल थी। मैं एक नौजवान लड़का था और एक जवान लड़के के लिए जज्बात काबू करना एक बहुत मुश्किल काम था। वह लड़की ज़रूरत से ज़्यादा हसीन थी। मेरे जज्बात भड़क उठे थे। मैं जो उसको नशा सुंघाने वाला था, मैं उसे नशा सुंघा नहीं पाया। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह चीखने ही वाली थी कि मैंने उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया। मैं जल्दी से वह नशे वाला रुमाल निकाला और उसके नाक पर रख दिया। जब वह बेहोश हुई तो मेरी बाहों में ही गिर गई। उसका मेरी बाहों में गिरना मुझे बेचैन कर गया। मैं अपने जज्बात को रोक नहीं पाया। मेरे जज्बात बाहर आने लगे। मैं उसमें कहीं खो गया और मैंने उसके साथ। तभी अचानक से मुझे जब होश आया तो मैं उससे बिदक कर पीछे हट गया। मैं यह सोचने लगा कि मैंने इसके साथ क्या कर दिया, लेकिन अब जो होना था वह हो गया था। अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैंने जल्दी से उसके शरीर से सोने की सारी चीज़ें उतारा और एक नज़र उस लड़की पर डाला और मैं सोचने लगा कि मुझे एक बार भी इस मासूम लड़की पर रहम नहीं आया। मैंने बिना सोचे समझे उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। मेरी दरिंदगी के निशान उसके जिस्म पर हर जगह दिख रहा था। मेरे माथे से पसीने टपकने लगे थे। मुझे यह एहसास हो रहा था कि मैं इस लड़के के साथ बहुत गलत किया। मैं क्या करने आया था और यह मैंने क्या कर दिया। मैं इन्हीं सोचों में था कि तभी मुझे किसी की कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने जल्दी से सारा सोना को एक पोटले में बांधकर खिड़की से कूद गया था। दोबारा मैंने उस घर को एक बार भी पलटकर देखना ज़रूरी नहीं समझा था, बल्कि मैं सीधा अपने घर आया। मेरी इतने दिनों की मेहनत आज रंग लाई थी। मैं अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब मैंने उस पोटले को खोल कर देखा तो मेरी आंखों में सोने की चमक थी। इतने सारे सोने को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। यह सोने करोड़ों के होंगे। एक तरफ मैं यह सब देखकर बहुत खुश हो रहा था कि तभी दूसरी तरफ जो मैंने किया था वह मंजर मेरी आंखों के सामने आने लगा। मेरी ज़िंदगी किस तरह तबाह और बर्बाद होने वाली थी यह मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं रात को करीब 3 बजे अपने घर में दाखिल हुआ था। मैंने एक नज़र अपनी माँ के कमरे पर डाली थी, जहाँ पर वह गहरी नींद सो रही थी। मेरे लबों पर एक मुस्कुराहट आई थी और मैं सीधा वॉशरूम चला गया था। मैंने सबसे पहले नहाया और फिर कमरे में आकर पूरा सोना चेक करने लगा था। मेरी तो लॉटरी ही निकल आई थी। खैर, मैं तमाम चीज़ों को संभाल कर रख कर सो गया था और खामोशी से आंखें मूंद ली थी। लेकिन चंद पल ही गुजरे थे जब अचानक मैं चीख मारकर उठ बैठा था। मेरी आंखों के सामने उस लड़की की बेबस चेहरा नजर आने लगा था। मैंने जैसे ही आंखें बंद की थी मेरा दिल कपकपा उठा था। यह कैसा एहसास था, मेरी समझ से बाहर था। आज से पहले मुझे कभी इतनी घबराहट नहीं हुई थी जितनी इस वक्त हो रही थी। मैं फौरन बालकनी में आया था और गहरी गहरी सांस लेने लगा था। चांदनी रात में आसमान के नीचे खड़ा मैं अजीब उलझन में घिर चुका था। अब मैं खुद से ही सवाल कर रहा था, क्या मैंने उस लड़के के साथ गलत किया था? क्या मुझे वह कदम नहीं उठाना चाहिए था? ऐसे कई सवालात मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैंने ऊपर की तरफ देखा था कि अचानक से मेरी आंखें नम होने लग गई थी, मगर मैंने अपना सर झटक दिया था। मैं बेवजह की बातें सोचकर अपना आप को परेशान नहीं करना चाहता था। मैं कमरे में आ गया और वापस बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन आंखों से नींद उड़ चुकी थी। मैं इधर उधर करवटें लेकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे अब काफ़ी परेशानी हो रही थी। मैं सीधा अपने माँ के कमरे में आया था। माँ के पास नींद की गोलियाँ होती थी। उन्हें बिना नींद की गोली के नींद आती ही नहीं थी, इसलिए मैंने खामोशी से 2 नींद की गोलियाँ निकाली थी और अपने कमरे में आकर उन्हें निगल लिया था। मुझे अब यकीन था कि मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन आज कुछ बहुत अजीब हो रहा था। मैंने 2 नींद की गोलियाँ ले ली थी, लेकिन जब मैं आंखें बंद करता उसी वक्त मुझे उस लड़की की बेबसी वाली आंखें याद आती थी। उसका डरना याद आता था
वो लम्हे याद आते थे जो मैंने उसके साथ गुजारे थे। मेरा ज़मीर मुझे धिक्कारना शुरू कर दिया था कि मुझे यह नहीं करना चाहिए था। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मेरी आंखें धीरे धीरे लाल होना शुरू हो गई थी। मैं सुबह सवेरे का जागा हुआ था। इस चोरी को करने के लिए मैं कई दिनों से मंसूबा बना रहा था, और आज जब मैंने इस चोरी करके वह सब हासिल कर लिया था, तब भी जाकर मुझे सुकून नहीं हो रहा था, बल्कि अब तो हद से ज़्यादा बेचैनी का सामना मुझे करना पड़ रहा था। मैंने सर झटक दिया था। कई बार अपने आप को दूसरी तरफ लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने अपने कदम अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ाए थे। क्या पता उनके साथ लेटकर मुझे नींद आ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। यही वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। रात धीरे धीरे करके गुजरती चली गई थी, लेकिन मैं एक पल के लिए भी नहीं सोया था। सुबह सवेरे मेरी माँ मुझे अपने कमरे में देखकर हैरान रह गई थी और बेचैनी से बोली थी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और ये आंखें तुम्हारी इतनी लाल क्यों हो रही है? क्या तुम रात भर जागते रहे हो? माँ ने जब ऐसा सवाल किया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं उन्हें क्या कहूँ। मेरे पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने उनसे कहा, माँ, क्या आप भी कुछ भी तो नहीं हुआ है? बस यूं ही आ गया था आपके पास। आप जाओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मुझे काम पर भी जाना है। मैं माँ को दिखाने के लिए एक मामूली सी नौकरी कर रहा था। माँ मुझसे हमेशा सवाल करती थी, तुम इतने छोटे नौकरी करते हो, फिर भी घर इतने अच्छे से चला लेते हो, मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते हो, मेरी दवाइयों का खर्चा भी पूरा करते हो। इतनी छोटी सी नौकरी में इतने पैसे कहाँ से लाते हो? मैं अपनी माँ से बहाने बना देता, कहता, माँ, मैं और भी कुछ काम कर लेता हूँ छोटा मोटा, जिससे पैसे बन जाते हैं। मगर आज तक मैंने अपनी माँ पर यह बात जाहिर नहीं की थी कि मैं कोई काम नहीं बल्कि चोरी करता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गया था। मेरी माँ मेरे लिए पहले ही नाश्ता तैयार करके मेज पर रख चुकी थी। मैंने उनके साथ ही नाश्ता किया था और अपने काम के लिए निकल गया था। मैंने माँ के लिए एक लड़की को काम पर रखा हुआ था जो हर वक्त उनके साथ रहकर उनका बहुत ख्याल रखती थी। मेरे जाने के बाद ही वह घर आती थी। मैं घर से निकलता था और वह लड़की आती थी। फिर मैं बेफिक्र होकर बाहर रहता था, दोस्तों के साथ बस आवारागर्दी करता रहता था। मेरा दोस्त का एक छोटा सा दुकान था। बस हम सभी दोस्त वहीं पर बैठकर गप करते रहते थे, जैसे हर रोज का था हम लोगों का। वैसे ही मैं दुकान पर चला गया और दोस्तों से गप करने लगा, इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने अपना ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन लगातार मुझे वही दुल्हन याद आ जा रही थी जिसकी ज़िंदगी को मैंने बर्बाद किया था। मुझे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उस मासूम लड़की के साथ बहुत गलत किया है। ऊपर वाला मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और कहते हैं ना, अगर इंसान के दिल में गलती का एहसास आ जाए तो वह सारी ज़िंदगी नहीं निकलता। और मेरे दिल में भी एक पाप ने डेरा जमा लिया था। यही चीज़ मुझे हद से ज़्यादा बेचैन कर रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। मुझे दिन के वक्त 1 घंटे या 1.5 घंटे की नींद आती थी। उसके बाद तो मैं जागता ही रहता था। कभी चोरी कर ली तो कभी घर में ही वक्त गुजार लिया। रात तो मेरे लिए बिल्कुल दिन के बराबर हो गई थी। नींद पूरी ना होने की वजह से मेरी सेहत भी गिरती जा रही थी और आंखों के नीचे हल्के गहरे गड्ढे आ गए थे। मेरी आंखें हर वक्त लाल रहती थी। मेरी माँ ने कई बार मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए भी कहा, लेकिन भला मैं डॉक्टर को जाकर क्या बताता कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालात हो गई है। मुझे अपनी तकलीफ़ मालूम थी, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैं अपने आप को एक बहुत बुरा इंसान समझा करता था, क्योंकि मैंने कई चोरियां की थी, कई घरों को लूटा था और अपनी बंदूक के जोर पर बहुत से लोगों का दिल दुखाया था। और आखिर में मैं जो कदम मैंने उठाया था वह मेरे बुरे होने पर एक धब्बे का काम कर चुका था। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था, लेकिन मेरी परेशानी किसी कीमत पर भी कम नहीं हो रही थी। नींद आती नहीं थी और मैं बेचैन ही रहता था। माँ के साथ आज मुझे अस्पताल उनके चेकअप के लिए जाना था। मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि उनके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, वही मेरा सब कुछ थी। आज मैं उन्हें प्राइवेट अस्पताल लेकर आया था। मैं चोरी कर कर के इतना कमा चुका था कि अब मुझे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती थी। मैं प्राइवेट अस्पताल में पहुंचा तो मुझे हाथों हाथ लिया गया। माँ की जो डॉक्टर थी, मैंने फ़ौरन इमरजेंसी का टोकन लेकर उन्हें दिखाया था। माँ का पूरा चेकअप करने के बाद उन्होंने मुझे कुछ बातें समझाई थी और मुझे मशवरा दिया कि मैं माँ का बहुत ख्याल रखूँ। उन्हें ख्याल रखने की ज़रूरत है, उसके खाने पीने में भी ध्यान दूँ,
उनमें अभी भी खून की कमी है। पापा के मरने के बाद से ही मेरी माँ बहुत ज़्यादा मुरझा गई थी और हर वक्त बीमार रहने लगी थी। उनका चेकअप करवा लेने के बाद माँ और मैं बाहर आया था, तभी अचानक मुझे एक वार्ड में रोने की आवाज़ आई थी। मेरे कदम एकदम ठिठक कर रह गए थे। कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, माँ भी मेरे साथ ही थी। मैंने अंदर झांका तो सामने एक लड़की मरी हुई हालात में पड़ी हुई थी। मुझे और मेरी माँ को एकदम एहसास हुआ था कि वह लड़की काफ़ी कम उम्र लग रही थी। मैं तो घर ही जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती उस वार्ड में लेकर अंदर चली गई थी। मेरी माँ बहुत ही दरिया दिल औरत थी, उसे हर किसी को देखकर रहम आ जाता था। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ था। माँ कमरे में जाते ही शुरू हो गई थी, अरे बच्ची को क्या हुआ, सब ठीक तो है, आप लोग इस तरह क्यों रो रहे हैं। माँ की बात सुनकर एक औरत अपना माथा पीटते हुए खड़ी हो गई थी और तड़प कर बोली थी, हमारी ज़िंदगी नर्क हो गई है, हमारी बच्ची कहीं की नहीं रही। जबकि मुझे उस लड़की का चेहरा देखना था। मेरे दिल में जिज्ञासा पैदा हो रही थी, क्योंकि वह लड़की मुझे काफ़ी आकर्षक लग रही थी। मैं घूमकर उसके चेहरे के करीब आया था और जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई, मेरा पूरा शरीर सनसनाते हुए उठ गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे वक्त से गुजरूंगा। सामने कोई और नहीं बल्कि वही दुल्हन लेटी हुई थी जिसकी इज्जत को मैंने ख़राब किया था। मैं एकटक उस दुल्हन का चेहरा देखते हुए सामने जो औरत थी उससे मैंने पूछा, आंटी इसे क्या हुआ है, यह ऐसे हालात में यहाँ पर क्यों है, सब ठीक तो है ना, यह इस हाल में कैसे पहुँच गई। आगे जो बात उस औरत ने मुझे बताई थी वह सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी इस हद तक तबाह हो जाएगी। उस औरत का कहना था, मेरी बच्ची तो अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन न जाने कौन दरिंदा इसके कमरे में घुस आया और इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसकी इज्जत को तार-तार कर दिया। जब उसका पति कमरे में आया और उसने इसकी ऐसी हालात देखी तो उसने पूरे घर वालों को जमा कर लिया। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, बल्कि उसे ऐसा लगा कि यह पहले किसी लड़के को पसंद करती थी और उसने ही इसके साथ यह सब किया है। उसी वक्त उसने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मेरी बच्ची उस वक्त क्या करती, इसे कोई रास्ता नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से उस रात ही उसने खुदकुशी कर ली थी। मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर है। भगवान ने इसको इसकी ज़िंदगी तो वापस कर दी है, मगर यह बस एक जिंदा लाश बन गई है। यह सब बातें सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मुझे अब समझ आया था कि मेरी बेचैनी का मतलब क्या था, क्यों मुझे उस रात नींद नहीं आई थी और अब तक मैं बेचैन क्यों हूँ, क्योंकि मेरी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था, वह कहीं की नहीं रही थी। मेरा ज़मीर मुझे धिक्कार रहा था। काफ़ी देर तक मेरी माँ उस औरत से बातें करती रही, उसे तसल्ली देती रही। शायद वह औरत उस लड़की की माँ लग रही थी और मैं पत्थर की तरह उसका चेहरा देखता रहा था। वह दवाओं की वजह से गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बेड पर मुर्दा शरीर पड़ा हो, उसके शरीर में कोई जान ही ना हो। मैं उसकी ऐसी हालात देखकर अपनी नज़रें झुकाए खड़ा था। अचानक से मेरी माँ ने मुझे वहाँ से चलने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद मेरी माँ मुझे अपने साथ घर ले आई, लेकिन मैं बिल्कुल चुप था। यह क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर मैंने एक बड़ा योजना भी बना लिया था और आज मेरी एक बड़ी वारदात थी, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मुझे पता था अगर मैं चोरी करने के लिए गया तो आज मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैंने जाने से खुद को रोक लिया था। मगर इधर मेरी परेशानी हद से ज़्यादा थी। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। मुझे लगातार उस दुल्हन का चेहरा याद आ रहा था जो बेहोश वार्ड में पड़ी हुई थी। मेरी वजह से वह मरते मरते बची थी। उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था। मेरे लिए यह समय बहुत मुश्किल था। मेरी माँ भी काफ़ी देर से मुझे नोट कर रही थी कि मैं बिल्कुल चुप हूँ, ना बाहर जा रहा हूँ और ना ही कोई बात कर रहा हूँ, जबकि मैं बहुत हंसमुख इंसान था। मेरी माँ अपनी दवाओं को एक तरफ रख कर मेरे पास आई और मेरे हाथ थामते हुए मुझसे पूछने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जो मैं इतना चुप बैठा हुआ हूँ। उनकी बात सुनकर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अपनी माँ को कुछ कहता तो वह मुझे माफ़ नहीं करती, बल्कि मुझसे खफा हो जाती और मुझे घर से निकाल देती, और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। अब जो भी करना था वह मुझे ही करना था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी तरफ से उस लड़की के लिए बहुत कुछ करूँगा। मुझसे जो हो पाएगा मैं वह सब करूँगा और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊँगा
और उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाऊंगा। मैंने अब फैसला कर लिया था। मैंने अपना कदम अस्पताल की तरफ बढ़ा दिए थे। अगर आज मैं उस लड़की का सहारा बन जाता तो ऊपर वाला भी मेरी हर गलती को माफ़ कर देता। इस घटना ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। मैं सोच चुका था कि अब मैं कभी भी ना चोरी करूँगा और ना ही कोई गलत काम करूँगा, बल्कि अब मैं उस लड़की को हासिल करूँगा। ना जाने क्यों उस लड़की से मुझे एक अलग ही हमदर्दी हो रही थी। अब वह हमदर्दी थी या मोहब्बत, उस समय मैं फ़र्क नहीं समझ पा रहा था। मैंने अपनी माँ को बाहर बोलकर सीधा अस्पताल पहुँच गया था। जब मैं उस वार्ड में आया तो वह लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में थी और उसकी माँ वार्ड में बैठी हुई थी और लगातार रो रही थी। मैंने वार्ड के दरवाजे पर दस्तक दी थी। वह तुरंत मेरी तरफ ध्यान देने लगी और मुझे पहचानने की कोशिश करने लगी, जबकि मैं उनके पास बैठ गया था और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था, आंटी, मैं वही हूँ जो दोपहर के वक्त एक औरत के साथ आया था। मेरी माँ से आपने बातें भी की थी। मेरी माँ घर जाकर भी आपकी बेटी के बारे में ही सोच रही थी। वह आपके दर्द को बहुत महसूस कर रही थी और उन्होंने ही मुझे अपनी बेटी की हाल पूछने के लिए यहाँ भेजा है। जैसे ही मैंने अपनी माँ के बारे में उनसे ऐसा कहा, वह तुरंत पहचान गई थी और मुझे ढेर सारी दुआएं देने लगी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बेटी को इस हाल में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने एक हमदर्दी भरी नज़र उस लड़की के अस्तित्व पर डाली और काफ़ी देर तक मैं उस औरत को दिलासा देता रहा कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इस तरह ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। मैं उस लड़की के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। मैंने उस औरत से वादा किया था कि आंटी, आप परेशान ना हो, मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। मेरी ऐसी बातों से वह औरत काफ़ी हैरान हो रही थी कि मैं उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा हूँ। उसने बातों ही बातों में मुझसे इस बात का जिक्र भी किया था और मैंने यह बोलकर बात को ख़त्म कर दिया था कि यह सब मैं अपनी माँ की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि वह आपकी बेटी के लिए बहुत दुख महसूस कर रही थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। माँ ने तो एक बार भी वार्ड से बाहर निकलने के बाद इस बारे में जिक्र तक नहीं किया था। अभी हम दोनों बात ही कर रहे थे कि वह लड़की जाग गई और एक बार फिर अपने आप को जिंदा देखकर रोने और चीखने लगी। उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। वह सब खोलकर अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगी। वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी कि मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। तभी उसकी माँ उस लड़की को सीने से लगाकर रोने लगती है। वह कहती है, बेटी, मेरे बारे में तो सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी। लेकिन वह अपनी माँ की बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह औरत जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए चली गई। वह जैसे ही बाहर गई, मैं उस लड़की की ओर बढ़ गया। मैं जैसे ही उस लड़की के पास गया, उस लड़की की नज़र मुझ पर पड़ा। वह मुझे देखकर बहुत डर गई थी। शायद उसके साथ जो मैंने किया था उस वजह से वह बहुत डरी हुई थी, इसलिए वह हर मर्द को देखकर डर रही थी। मैंने बिना कुछ बोले उससे दूरी बना ली थी, लेकिन मैं उसके ही बेड पर बैठ गया था। वह बुरी तरह से डर रही थी और सहमी हुई नज़रों से मुझे देखने लगी थी। मैंने उसकी माँ से उस लड़की का नाम पूछा था। फिर मैंने उसे देखकर बोला था, मैं जानता हूँ नेहा, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, लेकिन ज़िंदगी को ख़त्म कर देना समस्या का हल नहीं होता। भला आपकी क्या गलती? आपके साथ जो हुआ वह ऊपर वाले की मर्जी थी, लेकिन जो आप अब कर रही हैं वह ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं है। आप ऊपर वाले के फ़ैसले में दखल दे रही हैं, क्योंकि ऊपर वाले को ही हमारी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करना है। मैं जानता हूँ आप बहुत तकलीफ़ में हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं कि जो बुज़दिल कमज़ोर होते हैं वही दुनिया से डरकर मौत को गले लगा लेते हैं। आप एक बहादुर लड़की हैं, फिर आप इस तरह से क्यों मायूस हो रही हैं? हिम्मत करें और ज़िंदगी की तरफ लौट कर आइए। मेरी बात सुनकर उस लड़की में थोड़ा हौसला आया था। वह मुझे देखते हुए बोली थी, मगर मुझ जैसी लड़की को इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं होती। मुझ जैसी लड़की को कोई स्वीकार नहीं करता, बल्कि मुझे सिर्फ गाली के तौर पर याद किया जाता है। मैंने तुरंत ना में सिर हिलाया और नेहा को देखते हुए फिर से बोला, आप जैसी लड़कियां का इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है, जो मिसाल बनकर इस दुनिया में ज़िंदगी बिता सकती हैं। अगर आप आज अपने आप को ख़त्म कर लेंगी तो कल आपकी माँ भी अपने आप को मार लेगी। अगर आपकी माँ मर गई तो आपके पापा अकेले हो जाएंगे। क्या वह जिंदा रहना चाहेंगे? वह भी अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। क्या यही सब चलता रहेगा? अगर आपने हिम्मत दिखाई और ज़िंदा रही तो दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगी और फिर आप जैसी और लड़कियाँ ज़िंदा रहने की तमन्ना करेंगी।
वरना तो हर दिन यह सब होता रहेगा। आप जैसी लड़कियां तो तुरंत ही मर जाएंगी। हिम्मत करें, हौसला रखें, मैं आपके साथ हूँ हर पल हर वक्त। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई थी। तभी अचानक वह मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मैं डर गया था कि कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया, लेकिन वह मुझसे कहने लगी कि आप कौन हैं? मैंने आपको नहीं पहचाना और मैंने आपसे कभी पहले नहीं मिला है, ना मैं आपको जानती हूँ। आप हैं कौन? मैंने कहा, बस मुझे अपना दोस्त समझ लो। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर भी आ गई। उन्होंने नेहा को इंजेक्शन लगाया तो वह सो गई। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। मैं रोज़ अस्पताल उसके पास जाता था और उसके साथ समय बिताता था। वह धीरे धीरे मेरी आदत बनने लगी थी। लोग काफ़ी हैरान होते थे कि मैं एक अनजान इंसान होकर उनकी ज़िंदगी में इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहा हूँ। लेकिन मुझे कोई कुछ भी पूछता तो मैं यही कहता कि मैं अपनी माँ के लिए यह सब कर रहा हूँ। मेरी माँ ने जब से इस लड़की को देखा है, वह मुझसे कहती है कि मैं आप लोगों की मदद करूँ। मैं हमेशा अपनी माँ का हवाला दे देता था, लेकिन अब मेरे जज्बात बदलने लगे थे। नेहा देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी हमदर्दी अब मेरी मोहब्बत बनती जा रही थी। ना जाने क्यों यह लड़की मुझे अपने दिल के बहुत करीब महसूस होने लगी थी। खैर, नेहा को अस्पताल से छुट्टी मिल गया था। वह अपने घर चली गई थी। मैं उसके घर पर भी आना जाना करने लगा था। उसके माँ पापा भी मुझे बहुत पसंद करने लगे थे, लेकिन उसके पापा को हिम्मत नहीं हुई कि वह मुझे कुछ कह सके। हालांकि मैं उनकी नज़रों को समझ चुका था। वह लोग चाहते थे कि मैं नेहा से शादी कर लूं। खैर, धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। कुछ दिनों से मैं अपनी माँ के साथ ही था। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं उनका देखभाल कर रहा था। तो बहुत दिनों से मैं नेहा से मिलने नहीं जा पाया था। माँ की तबीयत ठीक होते ही मैं तुरंत नेहा के घर गया। नेहा अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी। नेहा ने जैसे ही मुझे देखा, वह कहने लगी, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हो सकता है तुम इनकार भी कर जाओ, लेकिन मैं अपने दिल में यह बात नहीं रखना चाहती। मैंने कहा, हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नेहा की ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक से नेहा ने यह बात मुझसे कैसे कह दी। मैं तो हैरान रह गया था और फटी फटी निगाहों से नेहा को देखने लगा था। मैं उसे मना नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं हाँ भी कैसे बोल देता। अगर उसे मेरी असलियत के बारे में पता चल जाता तो वह मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करती। लेकिन मैंने अपनी ज़ुबान को खामोश कर ली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं नेहा को कभी भी इस सच के बारे में नहीं बताऊंगा कि उसकी ज़िंदगी को तबाह करने वाला इंसान आखिर कौन था। क्योंकि जिस दिन मैंने उसके साथ यह सब किया था, उस दिन मेरे चेहरे पर मास्क था। नेहा मुझे पहचान नहीं पाई थी। मेरा हाँ बोल देना उसे एक नई ज़िंदगी से रूबरू करवा गया था। उसके माँ बाप भी तैयार हो गए थे। मैं भी घर आया और मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि कैसे मैं उस लड़की से मिलने अस्पताल जाता था और उसके घर तक भी गया। मैंने माँ से कहा, माँ, वह लड़की मुझसे शादी करना चाहती है और मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसको नई ज़िंदगी दूँ। मेरी माँ मेरे इस फैसले से बहुत खुश हो गई। उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे बच्चे, भगवान तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करे। तुमने उस लड़की का दर्द समझा, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। उसे भी जीने का हक है। मेरी माँ भी तैयार हो गई। हमारी शादी बहुत सादगी से हो गई। नेहा को मैं विदा करके अपने साथ अपना घर ले आया। वह कमरे में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं उसके पास गया। मैं जैसे ही उसके करीब हुआ, उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उसने मुझे ऐसे धक्का दिया कि मैं सीधे ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं हैरान होकर उसे देख रहा था। फिर जो बात उसने कही वह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उसका कहना था, मैं सब जानती हूँ मेरी ज़िंदगी को तबाह करने वाला इंसान कौन है, लेकिन तुम्हारी हमदर्दी और तुम्हारे साथ की वजह से मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। हाँ, तुमने उस दिन मेरे साथ बहुत गलत किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रही। मैंने तुम्हें खूब बद्दुआएं दी, तुमसे नफ़रत करने लगी। लेकिन जब मेरे पति ने मुझ पर बेवजह इल्ज़ाम लगाया और मुझे तलाक दे दिया, तो मुझे उस आदमी की एक असलियत का पता चली कि वह एक शक्की इंसान था। उसे मेरे हाल पर एक पल के लिए भी रहम नहीं आया था, बल्कि उसने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। उसने एक बार भी मेरा हाथ थाम कर यह नहीं कहा था कि नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुमने उस दिन कहा था कि तुम मेरे साथ हो। हाँ, मैं तुमसे आज भी नफ़रत करती हूँ, लेकिन तुम उस शकी इंसान से लाख दर्जे बेहतर हो। जिस तरह तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया, उसी तरह तुमने मेरी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश भी की है। इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। मैं शर्म के मारे अपनी आंखें नहीं उठा पा रहा था, लेकिन मैंने उसी पल नेहा के पाँव पकड़ लिए थे और फिर रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगा था।
उसे अपना हाल बता रहा था कि मैं किस हाल में हूँ, किस दर्द से गुज़र रहा हूँ। जबकि नेहा ने मुस्कुराते हुए मुझे माफ़ कर दिया था। उसका कहना था, तुमने गलत किया, लेकिन तुम्हारी गलती ने मुझे ऐसे इंसान से बचा लिया जो इंसान नहीं बल्कि इंसानी रूप में दरिंदा था। जबकि आज भी मैं नेहा के सामने शर्मिंदा रहता हूँ, लेकिन मैंने उसे अपनी हथेली का छाला बना लिया है। उसे मैं बहुत खुश रखता हूँ, जबकि वह मुझे सच्चे दिल से माफ़ करके मेरे साथ एक नई ज़िंदगी बिता रही है। और मैं भी ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि वह मेरे लिए कोई बदगुमानी अपने दिल में नहीं रखती है। दोस्तों, अब आप ही बताएं, क्या मैंने नेहा का हाथ थाम कर गलत किया या सही? उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।